हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताई हूँ कि मैं हर दिन एक मॉडल सेट के 150 प्रश्नों का व्याख्या करूँगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 1 के, और ये मॉडल सेट 1 है, प्रैक्टिस वर्कबुक का मॉडल सेट 1 है, ठीक है। और इसका 150 प्रश्नों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से स्तर पर चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया? तो वो किया गया था सूरत। यानी कि नरमपंथियों और चरमपंथी के बीच वैचारिक मतभेद सूरत विभाजन के लिए उत्तरदायी था। और दिसंबर 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में चरमपंथियों को कांग्रेस के निष्कासन के लिए सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है। और 1907 ईस्वी से सूरत अधिवेशन में चरमपंथियों द्वारा रखे गए दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, स्वराज का संकल्प की मांग, और दूसरा, लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? तो वो क्षमा कर सकते हैं अनुच्छेद 72। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रीय को क्षमादान प्राप्त करने की शक्ति और कुछ मामलों को सजा के निलंबित करने, हटाने एवं कम करने के संबंधित है। और इसके अनुसार राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को क्षमादान देने या राहत देने की सजा में छूट देना या सजा को निलंबित करना या कम करने की शक्ति होगी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई? तो ये भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई जम्मू और कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता मिली। और बसोहली पश्मीना जो है जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के 100 साल से अधिक पुराना पारंपरिक शिल्प है। और 2023 की शुरुआत में ही जम्मू संभाग के राजौरी जिले के प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग और चिगड़ी की लकड़ी की जीआई टैग मिला था। निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री रेणु देवी बनी। रेणु देवी नवंबर 2020 में भारत की पहली मुख्यमंत्री महिला जो है वो बनी। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी तक हिस्से के स्पीशीज वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो वो देता है 75%। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 में कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। और इससे लगभग 2/3 आबादी अत्यधिक रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत आती है। किसी भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति पावर उत्पादन क्षमता है? तो उत्पादन क्षमता है महाराष्ट्र। यानी कि 2920 MW के चंद्रपुर में सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारत के महाराष्ट्र में स्थित एक बिजली संयंत्र है। और यह महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा संचालित सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है। भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दे। 2 पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? तो ये पंक्तियां जो है वो कही थी महात्मा गांधी ने। यानी कि पंडित मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर गांधी जी को बोलने के लिए आमंत्रित किया था। और गांधी जी ने जो है वसराय लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1915 तक विशेष रूप से विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने आए थे। और यहाँ गांधी जी ने पंक्तियाँ कही, भारत के लिए कोई मोक्ष नहीं जब तक कि आप अपने आप को इस आभूषण के दर नहीं करते हैं और इसे भारत को अपने देशवासियों के लिए भरोसा में नहीं रखते हैं। तो ये पंक्तियाँ जो है वो गांधी जी ने कही थी। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? तो अपनी इच्छा से विवाह करते हैं उसे
गंधर्व विवाह कहते हैं। यानी कि गंधर्व विवाह हिंदू विवाह के 8 शास्त्रीय प्रकारों में से एक है, जिसमें युवती और उनका प्रेमी अपनी मर्जी से शादी करते हैं। यह 2 लोगों की सहमति पर आधारित विवाह है, जिसमें से कोई अनुष्ठान, गवाह या परिवार की भागीदारी नहीं होती है। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? तो जो सबसे पहली वो है सिकंदर की मौत। यानी कि यह सिकंदर की मृत्यु जो है 330 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन के में मृत्यु हो गई थी, और शक युग की शुरुआत राजा कनिष्क द्वारा 18 ईस्वी में स्थापित हो गई थी। और उसके बाद गुप्त युग की शुरुआत 318 ईस्वी से 309 ईस्वी से शुरू हुई। हर्षवर्धन का राज्यारोहण 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। भारत में जोन बिल मेला, ठीक है, जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? तो यह मेला भारत के असम राज्य में होता है। यानी मैं आपको बता दूं कि 18 से 20 जनवरी 2018 तक आयोजित होने वाला जोन बिल मेला आमतौर पर माघ बिहू फसल उत्सव के कुछ दिनों बाद होता है। और जोन बिल झील जो मेले के अपना नाम देती है, जो जोन इज मीन और बिल इज लेक, जो मेले के दौरान सामुदायिक मछली पकड़ने का जाल प्रस्तुत करता है। और तीवा समुदाय जोन बिल मेला आयोजित करता है। जोन बिल मेला गोवा साम्राज्य के संरक्षण में आयोजित किया जाता है। अगला है बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो यह हस्तांतरित हुई थी 1765 ईस्वी में। यानी 16 अगस्त 1765 ईस्वी को बक्सर की लड़ाई के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी अधिकार पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा के पूर्व प्रांत में सम्राट की ओर से कर एकत्रित करके अधिकार दिया गया। और बदले में कंपनी ने कोढ़ा और इलाहाबाद जिले को शाह आलम द्वितीय के लिए सुरक्षित करते हुए 26 लाख रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान की। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? तो मैं बता दूं कि ये जो है वो हुआ था मुंबई और ठाणे। मुंबई और ठाणे। यानी कि भारतीय रेल का इतिहास 160 साल पुराना है। 6 अप्रैल 1853 को प्रथम यात्री ट्रेन बोरी बंदर, बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। बाल गंगाधर तिलक के बेल्टाइन चिरोल द्वारा के रूप में वर्णित किया गया था। तो उन्हें जो है वो वर्णित किया गया था भारतीय अशांति के जनक, यानी फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। यानी कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था, और स्वराज स्वशासन से पहले और सबसे मजबूत पैरोकारों में से एक थे और एक सशक्त भारतीय कट्टरपंथी थे। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र की चेतना को जगाया। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इनके लेखक है पीवी नरसिम्हा राव। यानी कि द इनसाइडर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव एक उपन्यास है जो पहली बार 1998 को प्रकाशित हुआ था, और यह उनका पहला उपन्यास था। और जब 1995 में आउटलुक पत्रिका में आरंभिक अंक में मूल पांडुलिपि के अंश प्रकाशित किए गए, तो इसके कारण काफ़ी विवाद भी खड़ा हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या है? तो 2023 का विषय है सभ्यकार और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। यानी कि हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 में विश्व सभ्यकार और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार का गरिमा लाना है। और 17 अक्टूबर 1987 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया था, और 22 दिसंबर 1912 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में घोषित किया था। और यह दिन जो है फादर जोसेफ रेसिकी के उनके जो है वो आह्वान के सालगिरह पर जो है वो मनाया जाता है। भारत के जनसंख्यीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष, द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है वो जाना जाता है 1921। यानी मैं आपको बता दूं
कि वर्ष 1921 को भारत जनसंख्या इतिहास में एक महान विभाजन कहा जाता है, क्योंकि यह एकमात्र जनगणना वर्ष है जब जनगणना वृद्धि थी तो इसमें कमी आई थी। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय में है, तो इंटरपोल का मुख्यालय में है फ्रांस। यानी इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में, और इंटरपोल का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा? तो इन्होंने जो है वो बनाए रखा था 6.50% पर। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो वो बनी रहती है चिकनी मिट्टी में। यानी कि मैं आपको बता दूं कि चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है और रेतीली मिट्टी में सबसे कम होती है। चिकनी मिट्टी में कण अत्यंत छोटे होते हैं और उनमें से कोई छोटे छिद्र होते हैं जो कि पानी की गति को धीमा कर देते हैं, जिसमें जल को अवशोषित करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। 1955 से पूर्व निम्नलिखित में किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो वो जाना जाता था भारतीय स्टेट बैंक। यानी मैं आपको बता दूं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921, ठीक है, में औपनिवेशिक भारत के 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के पुनर्गठन और एकीकरण के माध्यम से एक एकल बैंक के इकाई के रूप में अस्तित्व आया और बाद में 1955 में इसे भारतीय स्टेट बैंक ऑफ परिवर्तित कर दिया गया। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो ये जो समर्पित है वो है भगवान शिव को। यानी कि विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी से स्थित है और यह हम्पी में स्मारकों के समूह का हिस्सा है जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। और मंदिर शिव के रूप में भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है। अगला है, वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो जो है वो सम्मानित किया गया था नरगिस मोहम्मदी। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार के स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयास के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह शहर नहीं था? तो जो बंदरगाह शहर नहीं था वो था राखी गढ़ी। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के राखी गढ़ी स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यह 2600 से 1900 ईसा पूर्व की परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है और यह स्थल गगड़ा हकारा नदी के मैदान में स्थित है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैं जो भी बताने की कोशिश कर रही हूँ समझाने को आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि नहीं, मैं जो मेहनत कर रही हूँ, जो कोशिश कर रही हूँ वो मेरा सफल हो रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा है, भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो उच्च संवैधानिक पद जो है मैं आपको बता दूँ कि वो है उपराष्ट्रपति। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है और भारत उपराष्ट्रपति सभा का पदेन सभापति भी होता है। वेंकैया नायडू जो थे भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति भी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? तो ये योजना जो है वो बना रहा है गगनयान मिशन। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने का योजना बना रहा है और इसे फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 यानी TVD-1 की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसको क्रू स्कोप सिस्टम के प्रभावशीलता का एक परीक्षण करेगा जो गगनयान के मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अर्वातेश्वर मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है? तो अर्वातेश्वर मंदिर जो है वो भारत में स्थित है तमिलनाडु में। यानी कि अर्वातेश्वर मंदिर जो है
कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासक के द्वारा 8वीं शताब्दी में की शुरुआत में किया गया था। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो मंदिर के एक शिवलिंग के रूप में मौजूद है, जिसे जुड़ारेश्वर कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो जो शहर अस्तित्व में था वो है हड़प्पा। यानी मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी के सभ्यता का हिस्सा था। और इस स्थल का नाम रावी नदी के पूर्व स्थित एक आधुनिक गांव से लिया गया और इसे एक कांस्य युग के कब्रिस्तान एज संस्कृति और गढ़वाले शहर के खंडहर शामिल है, जो कि सिंध और पंजाब के केंद्रीय सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो वो पाई जाती है घाघरा। यानी कि बिहार की दो नदियां गंडक और घाघरा में गंगा नदी में डॉल्फिन की 280 डॉल्फिन की मौजूदगी का पता चला है और गंडक नदी में डॉल्फिन की संख्या 155 और घाघरा में 125 दर्ज की गई है। मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी के परिवर्तन होता है को कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है जनसंख्या डेमोग्राफी। यानी जनसंख्या मानव जनसंख्या का अध्ययन है और उसका आकार, संरचना और वितरण समय समय पर बदलती रहती है। जन्म, मृत्यु और प्रवास जनसंख्या के बड़े 3 अवयव हैं और इस संयुक्त रूप से जनसंख्या स्थिरता में परिवर्तन को भी दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित है? तो जो गलत ढंग से सुमेलित वो है घूमर और बिहार। यानी मैं आपको बता दूं कि घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है और राजपूत के कुलीन महिलाओं द्वारा किया जाता है और मूल रूप से यह भील जनजाति थी, जिसने घूमर नृत्य को देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए किया जाता था, जिसके बाद वह अन्य राजस्थानीय समुदायों के अपमान था। और यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है जो अपना चेहरा ढकी रहती हैं और एक विस्तृत घेरे के अंदर बाहर जाकर नृत्य करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो जो नेपाल और हिमालय से निकलती है वो है घाघरा नदी। यानी कि घाघरा जिसे करनाली भी कहा जाता है और एक बारहमासी सीमा पार नदी है जो कि मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से निकलती है और करनाली नेपाल हिमालय से कटती है और भारत के ब्रह्मघाट के सरदा नदी से मिल जाती है। दोनों मिलकर घाघरा नदी का निर्माण करती है जो कि गंगा बाई और की प्रमुख सहायक नदी है। भारत के न्यायालयों में कितने विभिन्न स्तर हैं? तो इसमें टोटल 4 है। यानी मैं आपको बता दूं कि भारत में 3 स्तर की अदालतें हैं, जिला और अस्त्र न्यायालय, राज्य उच्च न्यायालय, शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इस तरह से। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पर 3 इसका जो है वो भारत में न्यायालयों के कितने विभिन्न है? तो वो 3 है। सॉरी, मैं यहाँ पर 4 गलती से बोल दी, उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। जैसे कि मैं अभी आपको बताई कि भारत में 3 स्तर की अदालतें हैं, जिला यानी जिला और अस्त्र न्यायालय, राज्य उच्च न्यायालय और शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? तो ये जो है वो लिखे थे भरत मुनि। यानी मैं आपको बता दूं, माना जाता है कि नाट्य शास्त्र को ब्राह्मण ऋषि मुनि और पुजारी भरत मुनि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच की अवधि के दौरान लिखा था और इसमें नृत्य, संगीत और रंगमंच के लेखन और प्रदर्शन पर उपदेशों का एक सेट शामिल है जो मूल रूप से मंच शिल्प के संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक हैं। तो ये जो भारतीय वो है तबला। यानी उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक है और तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के सबसे बड़े पुत्र हैं और उन्होंने 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण के सम्मानित किया गया था। यहाँ पर खाली स्थान के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। तो ये संयुक्त क्षेत्र उद्योग जो है वो स्वामित्व, यहाँ पर है स्वामित्व। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला था वो है मुंबई। ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 18,03,94,912 की कुल जनसंख्या के साथ मुंबई भारत का सबसे बड़ा मेट्रो शहर है और 16
16,03,49,831 कुल आबादी के साथ दिल्ली दूसरा सबसे बड़ा शहरी मेट्रो शहर है। मात्रा के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़ी मीठे जल की झील, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो वो हमारा है बकाल झील, ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी सेरिंगपट्टम की रक्षा करते हुए हुई थी? तो वो हुई थी 1799 ईस्वी में। यानी कि मैं आपको बता दूं कि टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को चौथी अंग्ल मैसूर युद्ध के सेरिंगपट्टम के अपने किले की रक्षा करते हुए मारा गया था और उसे हराने के मराठों और हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संयुक्त सेना की जरूरत पड़ी। अगला है WWW का आविष्कार किसने किया? तो WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने की थी, ठीक है, बर्नर्स। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है सर टिमोथी जॉन बर्नर्स-ली एक अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्ल्ड वाइड में WWW का आविष्कार कर रूप में जाना जाता था। वर्ष 2004 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने बर्नर्स-ली के उनके अग्रणीय कार्य के लिए नाइट की उपाधि दी और उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब पहला वेब ब्राउजर का आविष्कार करने के लिए 2016 में ट्यूरिंग अवार्ड भी दिया गया। अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान हैं, तो वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। यानी कि अजीत कुमार डोभाल भारत के प्रधानमंत्री के 5वें और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA है और वह केरल कैडर के एक सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकार और एक पूर्व भारतीय खुफिया और कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं और इसे संचालन विंग के प्रमुख रूप से एक दशक बिताने के बाद उन्होंने 2004-5 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में भी कार्य किया। भारत में कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो वो है झारखंड में। यानी कि 83,152 मिलियन टन के अनुमति भंडार के साथ झारखंड कोयले भंडार की सूची का प्रथम स्थान पर है। धनबाद जिले में झरिया खदान राज्य की प्रमुख कोयला खदानों में से एक है। चतरा जिले में स्थित मगध खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान होने की उम्मीद है। पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? ठीक है, सुब्रमण्य को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भरतनाट्यम। यानी कि पद्म सुब्रमण्यम को एक भारतीय शास्त्रीय नाट्यम नर्तक के रूप में जाना जाता है और वह नृत्य रूप भारत नृत्यम को विकासकर्ता और संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 1981 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण में सम्मानित किया गया। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनसे चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था? तो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था। तो वो बना था हेनरी हार्डिंग। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो वो है संघवाद। यानी मैं आपको बता दूं कि संघवाद भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है और संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें केंद्र और उसके घटक भागों को राज्य या प्रांत के बीच शक्तियों को विभाजित किया जाता है। अगला है की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग के उनके भाई आत्मा राय पांडुरंग द्वारा की गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य में महाराष्ट्र का दौरा किया था। तो उन्होंने जो इनमें से जो दिए थे वो है प्रार्थना समाज। यानी कि मैं आपको बता दूं कि प्रार्थना समाज की स्थापना दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने 1863 ईस्वी में की थी, जब केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र का दौरा किया था और उसका उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करना और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित करना था। महादेव गोविंद रानाडो ने शामिल होने के बाद प्रार्थना समाज अधिक लोकप्रिय हो गया था। अगला है सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो वो है शुक्र यानी वीनस। यानी कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि शुक्र और पृथ्वी लगभग एक ही आकार के होते हैं और इनका जो है इनका द्रव्यमान लगभग समान होता है और
अगला है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक तंजावुर ने में निशुम्भसुद्दीनी देवी, ठीक है, निशुम्भसुद्दीनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था विजयालय। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक है। यानी मैं आपको बता दूं कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मोहनदास करमचंद गांधी जी की आत्मकथा है, जिसमें उनके बचपन से लेकर 1921 तक के जीवन वृत्त के शामिल किया गया है। और यह साप्ताहिक पत्रिका नवजीवन में 1925 से 1929 तक एक श्रृंखला में प्रकाशित किया गया, और इसका अंग्रेजी अनुवाद उनकी दूसरी पत्रिका यंग इंडिया में भी एक श्रृंखला में प्रकाशित किया गया। और महात्मा गांधी ने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें से हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, पाथवे टू गॉड एवं गाइड टू हेल्थ शामिल। मतलब इस तरह से महात्मा गांधी के बहुत सारी ऐसी प्रमुख किताबें हैं जो कि हैं। निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो है कनेरू हम्पी। यानी मैं आपको बता दूं कि भारत की कनेरू हम्पी ने 30 दिसंबर 2019 में मास्को में महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन जीतने के लिए एक कड़े मुकाबले में गेडन में चीन की लाई डिंगजी को हराया। और 2002 में वह 15 साल 1 महीने 27 दिन की उम्र ग्रैंड मास्टर जीएम का खिताब हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर में आयोजित किया जाता है, मतलब कहाँ पर जो है वो आयोजित किया जाता है? तो वो है ओडिशा। यानी कि ओडिशा में कोणार्क के पास चंद्रभंगा के रतीले समुद्र तट पर 1 से 5 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय रेतल कला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और इस महोत्सव का उद्देश्य होता है विभिन्न विषयों की गई रेत कला का प्रदर्शन करना और देश के भीतर से बाहर तक पर्यटकों के आकर्षित करना। 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से कितने प्रतिशत किया था कि सरका से अल्कोहल बनने के लिए ईस्ट, ठीक है, ईस्ट उत्तरदायी है और समान हवा में पाए जाने वाले दूषक सूक्ष्मजीव किण्वन है के खटेपन का कारण बन सकते हैं? तो वो है लुई पास्चर। यानी कि मैं आपको बता दूं कि 1857 में लुई पास्चर में साबित किया कि जीवित कोशिकाएं खमीर, चीनी और अल्कोहल बनने के लिए जिम्मेदार थी, और यह साधारण हवा में पाए जाने वाली दूषित सूक्ष्मजीव किण्वन में इकट्ठा कर सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने समान और असमान किण्वन दोनों के लिए जिम्मेदार सूक्ष्मजीवों की पहचान की। उन्होंने पाया कि शराब, बियर, दूध या सिरका को संक्षेप में गर्म करने से कुछ जीवित जीवों को मार दिया जा सकता है, जिसमें पदार्थ स्टेरलाइज किया जा सकता है और पास्चुराइजिंग किया जा सकता है। पादप जगत के किस संघ में संवहनी पादप पत्ते, जिसे फ्रोंड के रूप में माना जाता है, जड़ें और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फंड पर पूरे तने पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा। यानी मैं आपको बता दूं कि टेरिडोफाइट संवहनी पौधे होते हैं और इनमें से पत्तियां फ्रेंड्स के रूप में जानी जाती हैं, और जड़ें और कभी कभी सधी हुई तने होते हैं, और पेड़ में के फंड में पूरा तना होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं अष्टपुच्छीय और कलप कई शामिल है। किसने यह अवलोकन किया कि गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में कुल गैस दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दबाव के योग बराबर होता है? तो वो होता है जॉन डाल्टन। यानी कि डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम कहता है कि परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों के मिश्रण में डाला गया कुल दबाव अलग अलग गैसों के आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है। किसी गैस के आंशिक दाब का कुल दाब के अनुपात गैस का मोल अंश बराबर हो जाता है। कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है जल विज्ञान चक्र, यानी कि हाइड्रोलॉजिकल चक्र, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल चक्र। यानी कि हाइड्रोलॉजिकल चक्र जिसे जल चक्र के रूप में भी जाना जाता है, और एक चक्रीय तरीका से जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल के बीच पानी की निरंतर गति है, और पानी का संचलन वाष्पीकरण, संघनन और अवक्षेपन, अंत संयंत्र और सतही प्रभाव जैसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा के माध्यम से होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मैग्नीशियम सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है? आमतौर पर मांसपेशियों में आराम देने और कंधे, गर्दन, पीठ और खोपड़ी को दर्द दूर करने के लिए डिटॉक्स पाथ में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इस्तेमाल किया जाता है वो है सेंधा नमक, यानी कि एप्सम सॉल्ट। तो मैं आपको बता दूं कि एप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फर और ऑक्सीजन से बना एक रासायनिक यौगिक है और इसका उपयोग मांसपेशियों को आराम देने और कंधे, गर्दन, पीठ और खोपड़ी में दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। आंतरिक अंगों के सूजन को कम करने के लिए भी अच्छा है। हृदय के रोग को जोखिम को कम करने के लिए भी, पाचन, मल त्याग सुधार करने में भी मदद करता है। निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो वो होता है Na। यानी मैं आपको बता दूं कि दिए मतलब जो हमारे पास Na यानी सोडियम तत्व का आयन सबसे बड़ा है और सोडियम तत्व आवर्त सारणी में H ब्लॉक में अवस्थित है। CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका द्रव्यमान जो है 440 होता है। यानी 1 मोल CO2 का परमाणु भार 4.01 mu होता है और 10 मोल का द्रव्यमान 4 गुना 0.1 करेंगे 10 करेंगे तो 440 के लगभग में। ठीक है। सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक G का मान की खोज किया। तो इसकी मान का खोज जो है हेनरी गेवेडिस ने किया। किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी। तो वह धातु जो है वो कहलाएगी अमलगम। ठीक है, अमलगम। यानी कि यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु मरकरी होती है तो ऐसी मिश्र धातु को अलमगम कहा जाता है। केवल लोहे को छोड़कर सभी धातुएं पास Hg के अलमगम में बनती हैं। अगला है मानव में। ठीक है, मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? तो वो होता है या तो X या Y गुणसूत्र में। यानी मानवों के नर युग्म के X तथा Y गुणसूत्र के वाहक होता है, जबकि मादा युग्म केवल X गुणसूत्र का वाहक होता है। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो वो होता है N2 और S। यानी कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे जैविक ईंधनों के दहन से N2 तथा S के ऑक्साइडों NO2 तथा SO2 का निर्माण होता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। यानी कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में अंतर पर निर्भर करता है और इसकी दर क्या है? 9.8 मीटर सेकेंड होती है। अंडप का भाग नहीं होता है। तो अंडप का जो भाग नहीं होता है वो है पुंगेसर। अगला है आप आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 का निर्धारण करेगी। तो वो निर्धारण करेगी सारणी 3। यानी मैं आपको बता दूं कि पौधे में यानी अल्मुनियम जो है 13 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 यानी 1s² 2s² 2p के 6 और 3s² और 3p1 होता है और इसे आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 में रखा जाता है। और अल्मुनियम के प्रमुख आयोक्स बॉक्साइड और क्रोलाइट जो होता है वो कोर्डम डाइस्फोर है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से, तो लोहे के कील पानी के घनत्व से अधिक होता है। यानी लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है और इसका कारण लोहे की कील पानी में डालने में डूब जाती है। सोडियम को में संग्रहित किया जाता है। यानी सोडियम को किस चीज़ से संग्रहित किया जाता है? तो सोडियम को जो है वो पानी, यानी कि मैं आपको बता दूं कि सोडियम को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में संग्रहित किया जाता है क्योंकि सोडियम वायु की अभिक्रिया करता है। ठीक है, सोडियम जो है सोडियम को संग्रहित किया जाता है तो मिट्टी के तेल, यहाँ पर मैं गलती से पानी में लगा दी थी, तो मिट्टी के तेल। यानी मैं आपको बता दूं कि सोडियम को मिट्टी के तेल में केरोसिन में संग्रहित किया जाता है क्योंकि सोडियम वायु की अभिक्रिया करता है। शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है? तो शक्ति का एसआई यूनिट जो है वो होता है वाट में। यानी कि वाट का शक्ति जो है एसआई मात्रक। एक गोलार्क दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है
की फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसकी फोकस दूरी जो है वो r/2 होगी। यानी कि गोलीय दर्पण में फोकस की दूरी वक्रता त्रिज्या r की आधी, तो r/2 होती है। अगला है 11v के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 AC के चार्ज को प्रभावित करने में कितना काम किया जाता है। तो इसमें जो काम किया जाता है वो है 44 G, यानी कि V11 यानी कि वोल्ट, ठीक है, और C तो 4C, ठीक है। तो W, ठीक है, W क्या है हमारे पास, वाट यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या करेंगे हम लोग, W = V × C कर देंगे, ठीक है, यानी कि 11 × 4, तो कितना आ जाएगा 44 G, ठीक है। पौधे का वह हिस्सा जो प्रकाश से दूर चला जाता है वो कहलाता है। तो पौधे का वह हिस्सा जो प्रकाश, वो है ऋणात्मक और प्रकाशनुवर्तन, यानी प्रकाशनुवर्तन जो है कि घटना वस्तु को पौधे में पाया जाता है जो सूर्य से जैसे प्रकाश की दिशा से बढ़ते हैं और प्रकाश की ओर बढ़ने के धन प्रकाशनुवर्तन यानी पॉजिटिव फोटोट्रॉमीज कहते हैं, जबकि उसे दूरी दिशा में बढ़ने के लिए ऋण प्रकाशनुवर्तन यानी निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पौधे की जड़ों के ऋण प्रकाश में पाया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस में विभिन्न माध्यम से ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो कथन सत्य है वो है ना तो ए और ना ही बी, यानी कि इसमें जो है वो दोनों कथन सत्य नहीं है। यानी कि स्टील में ध्वनि की गति जो है 60 सेंटीमीटर है और निकल में ध्वनि की गति 6240 मीटर सेकेंड है। तो इनमें से जो है वो दोनों कथन असत्य हैं। समय के साथ किसी वस्तु के वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है, तो उस ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ। मानव त्वचा किससे बनी है, तो मानव त्वचा जो है वो बनी है एक्ट्रोमल कोशिकाएं, यानी कि त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो कि एक्टोड्रोमल कोशिकाएं से बनी है और यह जो है 7 सतहों से बना होता है। त्वचा शरीर के अन्य आंतरिक अंग तंत्रों के सुरक्षा प्रदान करता है। तत्व के गुणों का व्यापक प्रदर्शित नहीं करता है, तो जो व्यापक नहीं करता वो NP अनुपात, ठीक है, NP अनुपात यानी परमाणु का आकार जो इलेक्ट्रॉन प्रति आयन विभिन्न विद्युत ऋणात्मक होते हैं जो कि आवर्त की विशेषताएं, जबकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अनुपात N/P इसके अभिलक्षण नहीं है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है, तो उसे जो है वो हम लोग कहते हैं अणु, यानी कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई अणु होती है और धात्व में वह परमाणु में यौगिक के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं होते हैं। अगला है एक कक्षा में विद्यार्थियों लड़के और लड़कियां की औसत आयु 16.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 17.6 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 16.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या के मध्य कक्षा अनुपात होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि माना लड़कों की संख्या क्या है x, ठीक है, माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y, ठीक है। तो यहाँ पर 16 है, ठीक है, 16.8 वर्ष औसत आयु, ठीक है। तो क्या करेंगे 16.8 ब्रैकेट में क्या कर देंगे x प्लस y इक्वल टू 17.6x गुना प्लस है, गुना नहीं प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों का, तो प्लस 16.4 वर्ष, ठीक है, इतना है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 16.8 16.6x प्लस 16.4x, ठीक है, 16.4x। यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे 17.6x प्लस 16.4y, ठीक है, 16.4y। तो 17.6x
माइनस 16.8x, ठीक है, 16.8x। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो जैसे मैं बार बार अपने वीडियो में बोलती हूँ कि कहीं भी कोई कन्फ्यूजन तो आप लोग बेझिझक पूछे, मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके एक वीडियो शेयर कर दूँ। तो चलिए यहाँ तक ठीक है। 17.6x माइनस 16.8x, तो 16.8, ठीक है, 16.8y माइनस 16.4y, ठीक है, 16.4y, यानी कि 0.8x इक्वल टू 0.4y, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। और जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि स्पेस ना होने की वजह से जो है मुझे मिटाना पड़ता है, तो आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, और नोट करने से ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि आप लोग इसे जो है वो समझिए। तो x बट्टा वाई इक्वल टू क्या कर देंगे, 0.4 बट्टा 0.8 इक्वल टू 1/2, यानी कि 1:2। एक निश्चित धनराशि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 1996.80 रुपये तथा उसी धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर उसी समयावधि के साधारण ब्याज 1920 रुपये, उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली उसी ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद मिश्र धन रुपये में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताई हूँ कि किस तरह से मिश्र धन को निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको आंसर बताती हूँ, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व हो जाए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इस एक हॉल 400 मीटर, ठीक है, लंबा और 11 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योगफल चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योगफलों के बराबर है तो हॉल के आयतन घन मीटर कितने होंगे। तो हॉल का फर्श एवं छत का क्षेत्रफल इक्वल टू चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हॉल के फर्श एवं फर्श, ठीक है, और छत का क्षेत्रफल इक्वल टू 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 21b इक्वल टू 2h ब्रैकेट l प्लस b, ठीक है, लंबाई प्लस, ठीक है। उसके बाद 14 गुना 11 इक्वल टू h ब्रैकेट 14 प्लस 11, ठीक है। 14 गुना 11 इक्वल टू 25h इक्वल टू h, ठीक है। 14 गुना 11 बटा 25 मीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। और अब हॉल का आयतन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हॉल के आयतन इक्वल टू LBH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 14 गुना 11 गुना 14 गुना 11 बटा 25 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 23,726 गुना 16 23,716 बटा 25, और 25 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 948.64 मीटर। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, उसने 30% सेब बेच दिए और अभी भी उसके पास 245 सेब शेष हैं। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे। तो फल के विक्रेता के पास सेब का आरंभिक संख्या क्या है, x है। तो 30% सेब बेच दिए गए हैं, तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि 30% सेब बेच दिए गए हैं, तो x गुना 70/100 इक्वल टू 245, यानी x इक्वल टू 245 गुना 100/70 इक्वल टू 350। अगला है 2 अंकों वाली एक संख्या तथा इन अंकों के आसपास प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य अंतर 54 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 है तो उस संख्या के अंकों का योगफल और अंतर के मध्य कितना अंतर होगा। तो माना कि संख्या क्या करेंगे, 10x प्लस वाई, ठीक है, यानी कि x बड़ा y, ठीक है। अब अंकों के परस्पर बदलने में प्राप्त होगा, तो क्या करेंगे, अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या इक्वल टू 10y प्लस एक्स इक्वल टू 10y प्लस एक्स, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इजक्वल टू 54, ठीक है। यानी 9x माइनस 9y इजक्वल टू 54, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। चौवन, आप क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 54/9 यानी कि 6, ठीक है। अगला है, एक परिवार में प्रति माह 20 किलोग्राम चावल की खपत होती है। चावल में मूल्य के पर 35% वृद्धि होने पर परिवार में चावल की खपत में इतनी कमी की जाती है कि चावल पर होने वाली खर्च केवल 8% की वृद्धि होती है। चावल में मूल्य वृद्धि होने के कारण प्रति माह चावल की नई खपत किलोग्राम में कितनी है। तो प्रति किलोग्राम चावल की क्या है, आरंभिक मूल्य 100 रुपये, ठीक है। आरंभिक मूल्य 100 रुपये, तो नया मूल्य 135 रुपये। तो नया मूल्य क्या है, 135 रुपये, ठीक है। तो आरंभिक व्यय क्या है, 2000 रुपये। आरंभिक व्यय 2000 रुपये। अब नया व्यय हमें ज्ञात करना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2000 गुना 108, क्योंकि 8% की ही वृद्धि हुई है, तो 108 कर देंगे बटा 100 इजक्वल टू 2160, ठीक है। 2160। अब इसके बाद यहाँ तक आप लोग समझ गए, मैं इसको मिटा रही हूँ। अब इसके बाद लिखेंगे कि चावल की कुल खपत, ठीक है। चावल की कुल खपत इज इक्वल टू 2160 बटा 135। तो 135 से 2160 को डिवाइड कर देंगे तो 16 किलोग्राम। एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 10% वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में उसकी जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में उस गांव की जनसंख्या 14,520 थी। पहले वर्ष के आरंभ में उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो माना कि पहले वर्ष में आरंभिक जनसंख्या P, ठीक है। तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या, तो क्या करेंगे, P इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R1 बटा 100 ब्रैकेट कर देंगे, फिर ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 2 बटा 100, ठीक है। यानी 14,520 इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस 10 बटा 100 1 माइनस 12 बटा 100, ठीक है। 12 बटा 100, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब मैं इसको मिटा रही हूँ। अगर हाँ, जैसे मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर पूछिए। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 14,520 इज इक्वल टू P गुना 11 बटा 10 गुना 88 बटा 100, ठीक है। यानी कि P गुना 11 बटा 10 गुना 22 बटा 25, इसको डिवाइड करने के बाद 22 बटा 25, यानी कि P इज इक्वल टू 14,520 गुना 10 गुना 25 बटा 11 गुना 22, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कितना में, तो गुना हम लोग जो करेंगे वो करेंगे 14,520 गुना 10 गुना 25, यानी कि 36,30,000, ठीक है। उसके बाद 36,30,000 बटा 11 गुना 22 करेंगे, ठीक है। तो 242। अब 242 क्या कर देंगे, 242 से 36,30,000 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। टोटल करने के बाद जो हमारे पास आ जाएगा
गुना भागा डिवाइड करने के बाद तो हमारा कितना आ जाएगा, P इक्वल टू 14,520 गुना, मैं इसको फिर से इसलिए लिख रही हूँ कि वहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं था, इस वजह से 11 गुना 22। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल उतना करने के बाद मैंने आपको गुना करके भी बता भी दिया, तो वहाँ गुना करने में टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 15,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, पर यहाँ ऑप्शन नंबर 15,000। अगला प्रश्न है, राम ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे 1476 रुपये बेचा। यदि उसने कोई छूट न दी होती तो उसे 24% के लाभ प्राप्त होता। उस वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में कितना, दशमलव दोनों स्थान तक सही है। तो वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, वस्तु के अंकित मूल्य इक्वल टू क्या करेंगे, 100/80। ठीक है, अंकित मूल्य 100/80 गुना 1476 इक्वल टू 1845। ठीक है, 1845। अब दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, विक्रय मूल्य क्या हो गया, 1845। ठीक है, 1845। तो लाभ क्या है, 24% का। तो हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालेंगे तो 1845 गुना 100/124 करने के बाद टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 14,87.9। ठीक है, 1487.9 90। राधा ने एक घड़ी 12.5% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 50 रुपये अधिक में बेचा होता तो लाभ 15% होता। घड़ी का आरंभिक विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ज्ञात करना है, रुपए में ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 15 माइनस 12.5% कर देंगे। ठीक है, यानी कि इक्वल टू 2.5%। ठीक है, अब 2.5% का इक्वल टू क्या करेंगे, 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये यानी कि 100% का, तो 100% इक्वल टू 50/2.5 गुना 100। ठीक है, गुना 100 यानी कि 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपये। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब घड़ी का क्रय मूल्य, तो घड़ी का आरंभिक विक्रय मूल्य, तो क्या करेंगे, 2,000 गुना 112.5/100 करने के बाद टोटल हमारे पास क्या जाएगा, 2250। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि पार्क की मरसीमा के समांतर 6 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति उसका एक चक्र 10 मिनट में पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो आयताकार पार्क की परिमिति इक्वल टू लिखेंगे, आयताकार पार्क की परिमिति इक्वल टू पार्क का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी यानी कि चाल गुना समय। ठीक है, यानी कि 6 गुना 1,000 60 गुना 10 मीटर यानी कि 1,000 मीटर। ठीक है, 1,000 मीटर। अब क्या करेंगे, 2(5x + 3x इक्वल टू 1,000। ठीक है, 1,000। ये मैंने x को जो है एक मान के रूप में रखा है तो x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 16x इक्वल टू 1,000। ठीक है, 16x इक्वल टू 1,000 यानी क्या किए, 5a + 8 गुना 2 कर दिए तो 16x इक्वल टू 1,000। ठीक है, और x इक्वल टू 1,000/16 इक्वल टू 62.5। ठीक है, 62.5। अब पार्क का क्षेत्रफल इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पार्क का क्षेत्रफल इक्वल टू 5x गुना 3x। ठीक है, यानी कि 15 गुना 62.5 गुना 62.5। ठीक है, यानी टोटल क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर मैं एक बार फिर से इसको कर दूं कि पार्क के क्षेत्रफल इक्वल टू 5x गुना 3x। ठीक है, 5x गुना 3x यानी कि 15 गुना 62.5 गुना 62.5। ठीक है, गुना करने के बाद हमारे पास क्या आ गया,
58,593.75 वर्ग मीटर। 98,593.75। बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्य कुशल है तथा बी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, अकेला ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो ये जो है बी की तुलना में 30% अधिक कार्य कुशल है और बी द्वारा लिया गया समय क्या है, 13 दिन का है। ठीक है, बी द्वारा लिया गया समय 13 दिन का है। तो ए द्वारा लिया गया समय क्या कर देंगे, ए द्वारा लिया गया समय इक्वल टू 100/130 गुना 13 इक्वल टू 10 दिन। ठीक है, अगला है ए, बी और सी अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान 3:5:7 के अनुपात में करने के लिए सहमत होते हैं। ए पहले माह के बिल के लिए 400 रुपये भुगतान कर, बी दूसरे माह के लिए 560 रुपये भुगतान करता है, सी तीसरे माह के लिए 840 रुपये भुगतान करता है। खाते में संयोजन के लिए बी को कितनी धनराशि रुपये में भुगतान करना होगा। तो कुल भुगतान क्या है, कुल भुगतान इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 400 प्लस 560 प्लस 840। ठीक है, 840 रुपये यानी टोटल 1800 रुपये। ठीक है, टोटल 1800 रुपये। अब ए, बी एवं सी के भुगतान का अनुपात क्या है, ए एवं बी के भुगतान का अनुपात इतना है। ठीक है, तो अनुपातिक योग क्या करेंगे, अनुपातिक योग 3 + 5 + 7 यानी 15। ठीक है, 15। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं, 15। अब क्या करेंगे, ए द्वारा वांछित भुगतान, लिखेंगे ए द्वारा वांछित भुगतान इक्वल टू 5/15 गुना 1800। ठीक है, 1800 इक्वल टू 360 रुपये, 360 रुपये। अब बी द्वारा वांछित भुगतान, ठीक है, बी द्वारा तो 5/15 गुना 5/15, यहाँ पर तीन का करेंगे हम लोग। ए का वांछित भुगतान ना पूछा तो यहाँ पर 3 है। ठीक है, मैंने गलती से और बी का वांछित भुगतान तो 5/15 गुना 1800 इक्वल टू 600 रुपये। अब इसी तरह से अब हो गया, तो अब क्या करेंगे, बी द्वारा ए को दी गई धनराशि, ठीक है, अब लिखेंगे बी द्वारा ए को दी गई धनराशि इक्वल टू बी द्वारा ए को दी गई धनराशि इक्वल टू 600 माइनस 560 इक्वल टू 40 रुपये। ठीक है, 40 रुपये। अगला प्रश्न है, दो स्थानों ए और बी के मध्य दूरी 190 किलोमीटर है। एक बस स्थान ए से सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है और स्थान बी की ओर 40 मीटर घंटा की चाल से चलती है। दूसरी बस स्थान बी के समूह सुबह 7 बजे प्रस्थान करती है और शाम स्थान ए की ओर 50 किलोमीटर की चाल चलती है। दोनों बसें कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी। तो स्थान ए के चलने वाली बस द्वारा 1 घंटे यानी 7 बजे तक, ठीक है, 1 घंटे यानी कि 7 बजे तक तय की गई दूरी यानी कि 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर। तो शेष दूरी, ठीक है, लिखेंगे कि शेष दूरी इक्वल टू 190 माइनस 40 इक्वल टू 150। ठीक है, 150 किलो। अब सफेद चाल क्या करेंगे, सफेद चाल प्लस 40 माइनस 40 प्लस 50 इक्वल टू 90। ठीक है, 90 किलोमीटर। मिलने में लगा समय तो 150/90, मिलने में लगा समय इक्वल टू 150/90 यानी 5/3 यानी 1 घंटा में, तो 1 घंटा तो क्या करेंगे 2/3 गुना 60 मिनट। ठीक है, यानी 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, 1 घंटा गुना करने के बाद 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। अब हमारे पास सबसिट समय है तो पूर्वाह्न 7 बजे चलता है। ठीक है, प्लस 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट यानी कि 8:40 ऑप्शन नंबर 3 8:40। 1/4 का 1 गुना 1/2 भागा इतना है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। ये हमारा प्रश्न है और इसी का हमें मान ज्ञात करना है। तो मैं तो आप लोगों को पहले भी बताई हूँ कि मान को कैसे ज्ञात करते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जितने भी वीडियो को अपलोड करूँगी वो आप लोगों तक पहुँच जाएगी और आप लोगों को जो है अपने मंजिल को पाने में
आसानी हो जाएगी। तो इसका रहा आंसर है। और मैं इसलिए 2-3 क्वेश्चन अपने हर वीडियो में आप लोगों को देती हूँ ताकि आप लोगों को भी ये लगे कि नहीं, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और आप लोग कितने सवालों को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं 2-3 सवाल जो है आप लोगों को देती हूँ। और मैं ये भी बोलती हूँ कि अगर आप लोग नहीं सॉल्व करते हैं तो भी कमेंट कीजिए, कर लेते हैं तो भी कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ताकि अगर आप लोग बना लेते हैं तो मुझे भी एक खुशी होगी कि नहीं, आप लोग जो कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सफल कर रहे हैं। अगला है, 3 पंछी जंगल की परिधि के समांतर उड़ रहे हैं। ठीक है, वो एक चक्कर क्रमशः 27 मिनट, 45 मिनट तथा 60 मिनट में पूरा करते हैं। यदि वो एक साथ उड़ना आरंभ करते हैं, कितने समय मिनट में बाद में आरंभिक स्थिति में दोबारा मिलेंगे? तो यहाँ पर अवशिष्ट समय क्या है? 27 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट। ठीक है, तो इन सब का हम लोग क्या करेंगे? लघुत्तम संख्या निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? 27, 45 और 60। ठीक है, इस तरह से। तो 3 से करेंगे तो 3 9 27, 3 15 45, 3 20 60। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? 3 से ही कर देंगे तो 3 9, 3 5 15 और 20 का 20। फिर इसे हम लोग क्या कर देंगे? 5 से कर देंगे तो 3 1 और 5 चौका 20। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर दिए। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 4 कर देंगे और टोटल गुना करने के बाद जो आएगा वो आएगा 540। ठीक है, एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 10,648 रुपये हो जाती है और वर्ष 2 वर्ष के बाद 9,680 रुपये हो जाती है। ब्याज दर कितनी है? तो यहाँ पर ब्याज दर कितनी है तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, A = P। ठीक है, 1 + R/100। ठीक है, इसको हम लोग अब यहाँ पर क्या है? 10,648। ठीक है, = P ब्रैकेट 1 + R/100 के पावर 2। ठीक है, 100 के पावर क्यूब। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण क्या है? 9,680 = P ब्रैकेट 1 + R/100 स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से भाग देने पर क्या? समीकरण 1 और 2 में भाग देने पर तो क्या है? पहला समीकरण 10,648 बटा 9,680। ठीक है, = 1 + R/100। ठीक है, R/100 यानी 1 + R/100 = 1.1, यानी कि R = R/100 = 11 - 1.1 - 1। ठीक है, मैं इसको फिर से एक बार लिख दूँ। 1 + R/100 = 1.1। ठीक है, तो R/100 = 1.1 - 1। ठीक है, R = 0.1 गुना 100 करेंगे तो 10%। अगला है, पानी का एक ड्रम 3/4 भरा हुआ है। जब इसमें 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह 1/2 भरा रह जाता है। ड्रम में क्षमता कितनी है? तो माना कि ड्रम की क्षमता क्या है? x लीटर। ठीक है, माना कि ड्रम की क्षमता = x लीटर, तो क्या करेंगे? 3x/4 - 9। ठीक है, = x/2। ठीक है, x/2। अब 3x/4 3x/4 - x/2 = 9। ठीक है, और जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ कि स्पेस ना होने की वजह से मैं मिटाती हूँ, तो आप लोग इसे नोट कीजिएगा। ठीक है, 3x - 2 x/4 = 9। ठीक है, यानी कि x = 4 गुना 9, 9 चौका 36 लीटर। सरल कीजिए, हमारा यह है प्रश्न और इसे हमें सरल करना है। ठीक है, तो क्या है? 3/4
भागा 5/12 माइनस 1/3 गुना 9/5 ब्रैकेट 2/3 भागा 1/3 माइनस 1। ये हमारा है प्रश्न और इसे हमें क्या करना है, सरल करना है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 3/4 गुना, ठीक है, 12/5 माइनस 1/3 गुना 9/5 ब्रैकेट 2/3 गुना 3/1 माइनस 1, ठीक है, यानी कि 9/5 माइनस 3/5 ब्रैकेट 2 माइनस 1। सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा, और इतना तो आप लोगों को सॉल्व करने आता है। तो 9 माइनस 3/5 इजक्वल टू 9 माइनस 3/5 इजक्वल टू 6/5। 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के विभिन्न के बीच कितना अंतर है। तो 1 घंटा का 5 मिनट, ठीक है, तो 5/60 और 20 सेकंड यानी 1/12। 1 घंटे का 20 सेकंड, ठीक है, 1 घंटे का 20 सेकंड यानी कि 20/3600 सेकेंड, ठीक है, इजक्वल टू 1/180, ठीक है। अब क्या कर देंगे, यहाँ तक तो आप लोग समाप्त लिखेंगे। 15 माइनस 1/180 इजक्वल टू 14/180 इजक्वल टू 0.7/9। रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। उसके दोस्त हरिलाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्ष के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हरिलाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिला। उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है। तो माना कि निवेश की गई राशि x रुपये है, ठीक है, माना कि निवेश की गई राशि x रुपये है। तो क्या करेंगे, x गुना 5 गुना 3/100 माइनस x गुना 7 गुना 2/100 इजक्वल टू 30, ठीक है, इजक्वल टू 30 यानी कि 15x माइनस 14x/100 इजक्वल टू 30, ठीक है, यानी क्या कर देंगे, x इजक्वल टू 30 गुना 100 इजक्वल टू 3000। 5 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे से घर से स्कूल पहुंचता है। समय को 20% कम करने और स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि दूरी क्या लिखेंगे, दूरी इजक्वल टू चाल गुना समय, ठीक है। तो 5 गुना 1.5 7.5, ठीक है, किलोमीटर। नया समय क्या है, नया समय 1.5 यानी 1.5 घंटे का 80%, ठीक है, यानी 80/100 गुना 1.5, ठीक है, 1.5 इजक्वल टू 4 गुना 0.3 इजक्वल टू 1.2 घंटे, ठीक है। अब नया गति, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब नई गति इक्वल टू 7.5/1.2 इक्वल टू 25/4। अब गति में प्रतिशत को करेंगे तो 25/4 माइनस 5/5 गुना 100, ठीक है, यानी कि 25 माइनस 20 गुना 100, ठीक है, यानी कि 5 गुना 5 इजक्वल टू 25%, ठीक है, 25%। अगला है मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम कर सकती है और रिजवान की तुलना में मोहन 20% का अधिक काम कर सकता है। काम पूरा करने में 930 रुपये के लाभ से मोहन का हिस्सा कितना होगा। तो मोहन का हिस्सा जो है वो होगा, तो क्या करेंगे, मोहन अनुपात रजनी अनुपात रिजवान, क्या करेंगे, मोहन अनुपात रिजवान अनुपात मोहन अनुपात रजनी अनुपात रियान, ठीक है, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, यानी कि 100 अनुपात 75
अनुपात 100 गुना 100 बटा 120 इक्वल टू 250/3। ठीक है, 250/3 यानी कि 300 अनुपात 225 अनुपात 250। ठीक है, यानी मोहन का हिस्सा, तो मोहन के हिस्सा इक्वल टू इनका पहले अनुपात कर देंगे तो 12:9:10 सभी को डिवाइड करेंगे तो इतना आ गया। अब मोहन के हिस्सा इक्वल टू 12/12 + 9 + 10 गुना 930 यानी 12/31 गुना 930। ठीक है, तो 12 गुना 30 इक्वल टू 360 रुपये। दो संख्याएं 19:17 के अनुपात में, उनका महत्तम समवर्तक HCF 11 संख्या ज्ञात करें। तो मानक संख्या 19 के और 17 के है। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या करना है, HCF 11 संख्या है। ठीक है, तो HCF इक्वल टू के इक्वल टू 11 संख्या में अब क्या करेंगे, 19 गुना 11 इक्वल टू 209। ठीक है, अब 17 गुना 11 इक्वल टू 187। आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांकों का क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा किया जाता है और उन्हें गुणनफलों को जोड़ने से प्राप्त संख्या 74 है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो माना 3 लगातार। ठीक है, x + 1। ठीक है, माना 3 लगातार x संख्या, तो x + 1 x + 1 और x + 2। ठीक है, अब 2x + 3 ब्रैकेट x + 1 + 4 ब्रैकेट x + 2 इक्वल टू 74। ठीक है, यानी कि 2x + 3x + 3 + 4x + 8 इक्वल टू 74 यानी कि 9x + 11x इक्वल टू 74। ठीक है, नौ x इक्वल टू 74 - 11। ठीक है, यानी 9x इक्वल टू 63, x इक्वल टू 63/9। ठीक है, तो 9 × 7 = 63, 9 × 7। अब सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू x + 2। ठीक है, यानी 7 + 2 इक्वल टू 9। एक वर्ग का विकर्ण 200 सेंटीमीटर है। यदि आयत की भुजा 5:2 है तो में जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी? तो आयत के क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग के क्षेत्रफल। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग के क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू विकर्ण स्क्वायर बटा 2। ठीक है, विकर्ण स्क्वायर बटा 2 यानी कि 5 के गुना 2 के इक्वल टू 200 के स्क्वायर बटा 2। ठीक है, 2 यहाँ तक। अब 5 के और 2 के गुना करने के बाद 10 के स्क्वायर। ठीक है, बटा इक्वल टू 200/2 यानी कि के स्क्वायर इक्वल टू 100/10 इक्वल टू 10 यानी कि के इक्वल टू 10। ठीक है, के इक्वल टू 10। आयत की लंबाई क्या है? 5 के। आयत की लंबाई इक्वल टू 5 के। ठीक है, कहीं भी कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो आयत की लंबाई 5 के, तो क्या करेंगे 5 गुना ब्रैकेट 10। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट 25 गुना 10। ठीक है, यानी कि 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर। उस वेन आरेख का चयन करें जो संगीत वाद्य टोल और बांसुरी के बीच के संबंध को सर्वप्रथम तरीके से दर्शाता है।
तो जो दर्शाता है, जो सभी को दर्शाता है वो है ARF, ठीक है। अगला है किसी कूट भाषा में 123 का अर्थ गुड टू टेस्ट, 456 का सी यू सून, 789 का बी राइट बैक। तो उस भाषा में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का अर्थ बी है? तो जैसे कि बी राइट बैक है, तो यहाँ पर बी का अर्थ है 7। यदि ए 1 के बराबर, ए 19 के बराबर, जी 7 के बराबर, आप मैसेज को कैसे लिखेंगे? तो A1, A 19 और G 17, तो एम जो है 13वें स्थान पर, ए जो है पहले स्थान पर, ए 19वें स्थान पर, फिर ए 19वें स्थान पर, ए पहले और जी 7वें स्थान पर और ई 5वें स्थान पर, ठीक है। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे? 13 1, ठीक है, 13 1 19 19 175 175। मैं फिर से एक बार बता दूं, अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है। तो एम 13वें स्थान पर, ए पहले स्थान पर, ए 19वें स्थान पर, फिर एस है 19वें स्थान पर, फिर ए है पहले स्थान पर, फिर जी है 7वें स्थान पर, फिर ई है जो 5वें स्थान पर। इस तरह से इसे लिखा गया है। एक अक्षर अंक के समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्थापित करेगी। यानी जी 7, आर 18, एच 8, एस 19, आई 9, टी 20, ठीक है, इस तरह से। तो जी प्लस 1 करेंगे, ठीक है, तो एच, मतलब जी के बाद एच आता है, ठीक है। उसी तरह से 1 प्लस 7 प्लस 1 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। उसी तरह से आर प्लस 1 करेंगे तो एस, आर के बाद एस आता है, ठीक है। उसी प्लस 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। उसी तरह से आई, उसी तरह से फिर आई है, तो आई प्लस 1 करेंगे तो आई के बाद जे आता है, ठीक है। उसी तरह से 9 प्लस 1 करेंगे तो 10, ठीक है। टी प्लस 1 करेंगे तो टी एक्स होगा, ठीक है, एक्स टी यू होता है, सॉरी टी यू होता है, मैं एक्स बोल रही हूँ, टी यू, ठीक है। टी के 1 अंक के बाद यू आता है, और ठीक 20 प्लस 1 करेंगे तो 21, ठीक है। तो हमारे पास दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित तालिका के प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। 6 4 3 12 8 24 16 12 48 32 24, इस तरह से है। तो इससे हम लोग करेंगे, पहला कॉलम हमारा है क्या? तो 6 गुना 2, ठीक है, इक्वल टू 12, 12 गुना 2 इक्वल टू 24, 24 गुना 2 इक्वल टू 48 से हुआ हमारा पहला कॉलम। अब है दूसरा कॉलम, ठीक है। इसी तरह से 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32 हो गया। उसी तरह से तीसरा कॉलम, तो तीसरा के 3 गुना 2 6 गुना 2 12 गुना 2 24, तो जो यहाँ पर आएगा वो 6। पी क्यू से लंबा है, आर एस से लंबा है, यदि एस क्यू से लंबा है परंतु पी से छोटा है और पी आर से छोटा, तो कौन सबसे बड़ा है? तो यहाँ सबसे लंबा जो है वो आर है, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा शब्द से उसी प्रकार संबंधित जो दूसरा शब्द पहले सबसे। कीवी फल, लौकी, तो जो जिस प्रकार कीवी एक प्रकार का फल है उसी प्रकार लौकी एक सब्जी है, ठीक है। यदि बी 2 के बराबर है, भी 22 के बराबर है और आर 18 के बराबर है, तो बिहेवियर को कैसे लिखेंगे? तो बी 2 के बराबर, भी 22 और आर 18, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान पर तो बी जो है अल्फ़ाबेट के दूसरे स्थान पर आता है, ई 5वें स्थान पर आता है, एच 8वें स्थान पर आता है, ठीक है, एच 8वें स्थान पर आता है, ए पहले स्थान पर आता है, भी जो है वो 22वें स्थान पर आता है, आई जो है वो 9वें स्थान पर आता है, ओ जो है 15वें स्थान पर आता है, यू जो है 21वें स्थान पर आता है, आर जो है वो 18वें स्थान पर आता है अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार। तो इसे हम लोग लिखेंगे 25, ठीक है। इसे हम लोग लिखेंगे 25 81 22 25 81 22 91 52 118। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्थापित करेगी। यानी बीन, सी जी ओ, डी के पी, यानी जैसे बी के बाद सी आता है, ठीक है, आई के बाद जे आता है, एन के बाद एम आता है, लेकिन यहाँ पर, ठीक है,
CgO। तो ठीक है, यहाँ पर NMO आता है, लेकिन यहाँ पर O दिया है तो O का जो है वो 2 अंक के बाद। ठीक है, इसी तरह से फिर DKP है। ठीक है, तो D के बाद E आता है, K के बाद L आता है। ठीक है, और P के बाद Q आता है। तो क्या होगा, ELQ। लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पर है और दूसरे सिरे 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में लड़कियों की कुल कितनी संख्या है। तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या, तो महुआ क्या है, एक छोर से 7वें स्थान पर है और महुआ दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है। तो क्या करेंगे, 7 + 11 - 1। ठीक है, यानी कि 7 + 11 18 - 1 = 17। उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे शब्द पहले जैसे अलमारी, संग्रहण करना, स्टोरेज, कुर्सी, चेयर। ठीक है, तो जिस प्रकार अलमारी का उपयोग कोई वस्तु के संग्रह करने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार कुर्सी का उपयोग जो है वो बैठने के लिए किया जाता है, बैठने के लिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलते हैं, उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 2 मीटर चलते हैं, उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलते हैं, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर दूर है। तो वो जो है अपने प्रारंभिक स्थिति से जो मीटर पे दूर है, तो 1 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर है। और ये सब प्रश्न जो है थोड़े से रीजनिंग जैसे हैं, इसको हम लोग दिमाग लगा के समझेंगे तो समझ में आएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ऐसे प्रश्न जो है समझ में आ रहे हैं। अगला, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी। तो 5, 12, 19 और 26 है। ठीक है, तो 5 + 7 12। ठीक है, 12 + 7 19। ठीक है, 19 + 7 26, 26 + 7 = 33। नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और वह यह बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणा इस कथन से निहित है। यानी कथन है, मुंबई से बेंगलोर जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। धारणाएं हैं, बेंगलोर और मुंबई हवाई सेवाएं से जुड़े हुए हैं, बेंगलोर से मुंबई जाने की कोई अन्य साधन नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो कथन सही है वो कथन है केवल एक निहित कथन, बेंगलोर और मुंबई हवाई सेवाएं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उस विकल्प का चयन कर जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से, 4, 27 और 25। ठीक है, तो जैसे कि 4 27 है तो 2 के स्क्वायर और 3 के क्यूब। ठीक है, यानी कि 2 × 2 तो 4, 3 × 3 × 3 तो 27। ठीक है, उसी तरह से ये हो गया। अब 25 है। ठीक है, तो 5 के स्क्वायर। ठीक है, और 5 + 1 का क्यूब कर देंगे यानी 6 का क्यूब। ठीक है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 216। वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी, अब वह 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा। वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कर। बहन की आयु क्या है, x वर्ष है। ठीक है, वरुण की आयु 3x वर्ष है। ठीक है, वरुण की आयु 3x वर्ष, तो क्या करेंगे, x + 6 ब्रैकेट 3x + 6 = 231। ठीक है, यानी कि 3x² + 6x + 18x + 36 - 231 = 0, यानी कि 3x² + 24x - 195 = 0। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगला है, उसके बाद है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसको लिखेंगे x² + 8x - 65 = 0। ठीक है, यानी x² + 13x - 5x - 65 = 0। ठीक है, 65 = 0। x² + 13 x² + 13x - 5x
माइनस 65, ठीक है। अब यहाँ पर x ब्रैकेट x प्लस 13 माइनस 5 x प्लस 13 इजक्वल टू 0, ठीक है। यानी x माइनस 5 ब्रैकेट x प्लस 13 ब्रैकेट इजक्वल टू 0, ठीक है, इजक्वल टू 0। यानी x माइनस 5 इजक्वल टू 0, यानी कि x इजक्वल टू 5, ठीक है। अब वरुण के वर्तमान आयु 3x है, तो वरुण की वर्तमान आयु 3x इजक्वल टू क्या करेंगे, 3 गुना 5 इजक्वल टू 15 वर्ष। यदि a 1 के बराबर है, b 22 के बराबर है, e 5 के बराबर है, तो आप वेजुअली को कैसे लिखेंगे, वेजली को कैसे लिखेंगे, तो अंग्रेजी वर्ण स्थान के अनुसार लिखेंगे। यानी भी जो है 22वें स्थान पर आती है, अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार पे आती है कि कौन से अल्फ़ाबेट के वर्ड जो है कितने नंबर पे आती हैं। तो इसे हम लोग लिखेंगे 22 17, ठीक है, 22 17 21, 22 17 21 51 225, 22 17 21 51 225। उन संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्थापित करेगी। 3 12 48 192, ठीक है। तो 3 12 यानी 3 गुना 4, तो 3 चौके 12, 12 गुना 4 12 चौके 48, ठीक है। 48 गुने 4, 48 गुने 4 192, 192 गुने 4, तो 192 गुने 4 768। 6 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं। वो केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार स्थिति में बैठे हुए हैं। ए सर के सामने है जो ए के बाईं ओर है और पी के दाईं ओर है। ए डी के बाईं ओर है, वाई पी के बाईं ओर है। यदि डी वाई के साथ अपना स्थान बदल लेता है और पी आर के साथ अपना स्थान बदल लेता है, डी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो डी के बाईं ओर जो है वो एस बैठा हुआ है। यदि राहुल का कोड 60 है तो राजेश का कोड क्या होगा, तो जिस प्रकार ए भी अल्फ़ाबेट के नाम, जैसे आर 18वें स्थान पर है, ए पहले स्थान पर, ए 4 हैं और इनके अल्फ़ाबेट के नंबर के स्थान देकर हम इसको प्लस कर देंगे तो 60 आएगा। उसी तरह से राजेश के भी अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार कर देंगे तो उससे प्लस करेंगे तो 61 आ जाएगा, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है, ठीक है। पंछियाँ की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात की जो नीचे वर्णित संरचना उड़ सकते हैं, मानते हुए कि प्रत्येक पक्षी की सूचीबद्ध की गई है। सभी शर्तों को पूरा करने के लिए केवल एक बार गिना जाएगा। 2 पक्षी एक पक्षी के आगे है, 2 पक्षी एक पक्षी के पीछे है और एक पक्षी 2 पक्षी के मध्य है। यानी कि पक्षी के मध्य है तो 2 पक्षी एक पक्षी के आगे है, ठीक है। 2 पक्षी एक पक्षी के पीछे है, 2 पक्षी के मध्य एक पक्षी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कुल पंक्षियाँ कितनी है, 5 है। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का युग्म का चयन कीजिए जिनके बीच के निम्नलिखित युग्म का संबंध हो। यानी बी क्यू जेड एच ओ जी एक्स आई। यानी कि इस जैसे कि बी के ठीक 7 अंक के बाद आई आता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर क्यू के ठीक 7 अंक के बाद एक्स, ठीक है। फिर जेड के ठीक 7 अंक के बाद जी, पीछे सब जोड़ेंगे जेड के बाद से, ठीक है, क्योंकि जेड तो अल्फ़ाबेट के आखिरी स्थान पर, और एच के ठीक 7 अंक के बाद ओ आते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो इसमें संबंधित है उसी तरह से इसको ले लेंगे। तो इसमें जो संबंधित हैं वो है एफ एल एक्स आर वाई ई एस एम, ठीक है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। यानी कि जी पी डब्ल्यू एच क्यू एक्स आई आर वाई। यानी कि जैसे जी के बाद एच, पी के बाद क्यू, डब्ल्यू के बाद वाई आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ठीक है, जी पी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, ठीक है, जी के बाद एच, एच के बाद आई, ठीक है। पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आई के बाद जे आता है, क्यू के बाद आर आता है। उसी तरह से फिर डब्लू एक्स, फिर वाई के बाद जेड। यानी कि जी
GS Z। अरुण अपने घर से निकलकर जिसका मुंह उत्तर की ओर है, सीधे 10 गज चलता है और उसके बाद वह विपरीत दिशा में 20 गज चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 गज चलता है। अब अरुण अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? तो ये अपनी जो है वो किस दिशा में है? तो उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व की ओर से है। तो इस पद में मतलब स्पष्ट है कि अरुण अपने प्रारंभिक स्थान से दक्षिण पूर्व की दिशा स्थिति में है, दिशा में। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि 7 9 393, उसके बाद 9। ठीक है, तो 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 343 प्लस 49 इक्वल टू 393। अब है 9, तो 9 के क्यूब प्लस 9 के स्क्वायर। ठीक है, 9 तो इक्वल टू 729 प्लस 81। ठीक है, 729 प्लस 81 इक्वल टू 811। एक निश्चित कूट भाषा में वेब को YZYV के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो एसिड को के लिए कूट क्या है? तो जैसे कि अक्षरों के एक विपरीत अक्षरों का कोड बनाया गया है। ठीक है, तो एसिड का होगा ZXRW। एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। DFGJG। ठीक है, GJKMNQRT यानी DG। ठीक है, उसके बाद फिर यानी D के 4 अंक के बाद G के 4 अंक के बाद K के 4 अंक के बाद N के 4 अंक के बाद R। तो R के ठीक 3 अंक के बाद क्या आता है? 3 अंक के बाद U। ठीक है, उसके बाद फिर F के 4 अंक के बाद G के 4 अंक के बाद G के 3 अंक के बाद M के 4 अंक के बाद Q के 3 अंक के बाद T। तो T के 4 अंक के बाद क्या? X, UX। उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। योद्धा, तलवार और लेखक। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कामकार औजार संबंध दर्शाया गया है। और योद्धा का औजार हथियार तलवार है, उसी प्रकार कलम औजार है लेखक के। 25 ग्राहक का सुपरमार्केट के बाहर एक कतार में खड़े हैं। कतार के खड़े ग्राहक राहुल को बाएं ओर छोड़ की ओर 5 स्थानों का स्थानांतरित किया गया। 6 नए ग्राहक बाएं ओर से जुड़े हुए, फिर बाएं छोड़ 11वें स्थान पर आ गया। उसकी दाएं छोर से पहले स्थिति क्या थी? तो यहाँ पर टोटल 6 4 4 15। ठीक है, इस तरह से है। तो 6 यहाँ पर क्या कर देंगे? 6 + 25 कर देंगे। ठीक है, 6 + 25 यानी कि 31। ठीक है, 31। जब राहुल के बाएं छोर की ओर से 5 स्थानों से स्थानांतरित किया गया और 6 नए ग्राहक बाईं ओर छोर से जुड़े तो बाईं ओर से 11वें आ गए। तो दाईं में राहुल, तो क्या करेंगे? 31 - 11 प्लस 1 यानी कि 20 + 1 यानी कि 21वां स्थान। ठीक है, 21वां। अब उसके दाईं छोर से पहले तो 21 - 5 तो 16वें स्थान पर। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद 45 65 165 और 345। ठीक है, तो जैसे 45 + 20 तो 165। ठीक है, तो 145 + 20 तो 65। सॉरी, 165 में यहाँ पर ध्यान में थी 65। ठीक है, फिर 65 + 100 करेंगे तो 165। ठीक है, 165 + 180 करेंगे तो यहाँ पर 345। ठीक है, 345 + 260 करेंगे तो कितना है? तो 605। ठीक है, 605 यानी 80 अंकों का अंतराल लिया गया है यहाँ पर जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है A + B का अर्थ है B का बेटा A है। A - B का अर्थ है B की बेटी A है। A गुना B का अर्थ है कि B की माँ A है। A भागा B का अर्थ है कि B का भाई A है। इनमें से कौन सा समीकरण यह दर्शाता है कि D का बेटा G है? तो G + F है, G का पुत्र है F, और F गुना E करेंगे तो F का माता है E। E - D करेंगे तो E की पुत्री है D। ठीक है, और D भागा C करेंगे तो D का भाई है C। तो G के पुत्र है F और D का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित
निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त ज्ञात करें। ए डी 25, सी ई 64, ई एफ 121, जी जी 196। ठीक है, तो ए डी, ठीक है, ए डी है 25, ठीक है, यानी ए और डी है 25 यानी कि 5 के स्क्वायर। ठीक है, सी ई है 64, सी ई है 64, तो यह है 8 के स्क्वायर। ई एफ है, ठीक है, ई और एफ है, तो ई एफ 121 है, ई एफ 121 है, तो यह है 11 के स्क्वायर। जी जी 196 है, ठीक है, जी जी 196 है, तो ये है 14 के स्क्वायर। ठीक है, 14 के स्क्वायर। उसी तरह से फिर यहाँ पर जी, जैसे ए डी सी ई ई एफ जी जी, तो इसी तरह से यहाँ पर आई एच, ठीक है, आई एच 289, ठीक है, इसको लिए, तो आई एच 289, तो ए स्क्वायर है 17 के, और ये सभी स्क्वायर जो लिए गए हों 3-3 अंक के अंतराल पर। तस्वीर में एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए एक सज्जन ने कहा, उसके पिता के पिता मेरे भाई हैं। इस सज्जन का बच्चे से क्या संबंध है? तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे के पिता का अर्थ है बच्चे के दादा, और सज्जन के बच्चे के भाई, तो उस बच्चे के दादा के भाई हैं। ठीक है, तो दादा के भाई हैं। अगला प्रश्न है, 6 लड़के 6 अलग अलग कुर्सियों पर बैठे हैं जो 1 से 6 तक क्रमांकित हैं। ए ने तो कुर्सी 2 पर बैठा है और ना ही कुर्सी 5 पर बैठा है। एफ या तो कुर्सी 4 पर या कुर्सी 6 पर बैठा है। ई कुर्सी 1 पर बैठा है और डी कुर्सी 3 पर बैठा है। यदि बी या तो कुर्सी 2 पर या कुर्सी 4 पर बैठा है तो सी किस कुर्सी पर बैठा है? तो सी जो है वो किस कुर्सी पर बैठा हुआ है? तो सी जो है वो कुर्सी 5 पर बैठा हुआ है। प्रातः 6:30 बजे किसी घड़ी के 2 कटाओं को बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, कितनी डिग्री का कोण बनेगा? तो घड़ी के 12 खंडों का कुल डिग्री क्या होता है? घड़ी के 12 खंडों का कुल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। तो एक खंड इक्वल टू 360/12 करेंगे यानी कि 30 डिग्री का कोण, यानी कि 1/2 यानी कि 30/2 इक्वल टू 30/2 यानी कि 15 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 15 डिग्री का जो है वो कोण बनेगा। 6 सदस्यों का एक परिवार है, उसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। एक्स एफ की बेटी है जिसके 2 बच्चे हैं। एफ वाई की माँ है, वाई ए के पति हैं। जेड एक्स का भतीजा है, बी एक्स का पति है। बी का कोई भाई बहन नहीं है। बी का एफ से क्या संबंध है? तो मैं आपको बता दूं कि एफ माता है एक्स और वाई की, एक्स पुत्री है एफ की, तो बी पति है एक्स का। तो बी और एफ का जो रिश्ता है वो है दामाद का। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो संबंध आकृति बी के आकृति ए से है। तो आकृति ए के में आकृति बी के दोनों रेखाखंडों का विस्तार होता है। ठीक है, और एक त्रिभुज जो है वो जुड़ जाता है। तो आकृति सी से, ठीक है, आकृति सी और आकृति डी में भी दोनों रेखाखंडों का विस्तार होगा। तो इसमें भी एक जो है वो वृत्त जुड़ जाएगा। ठीक है, एक वृत्त जुड़ जाएगा। तो इसमें जो इस संबंध दर्शाता है वो है एक पासे की 4 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई। विकल्पों में से उस प्रतीक का चयन कीजिए जो प्रतीक हैशटैग वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगा। तो ये है कौन सी विकल्प आकृति श्रृंखला से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी ये आकृति आएगी। निम्नलिखित 4 आकृतियां जिसके 3 निश्चित प्रकार के समान एक और एक विभिन्न आकृति का चयन कीजिए। जो विभिन्न आकृति है वो है दूसरा। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चय संख्याओं का 11, 19 और 59। ठीक है, 11, 19 और 59। तो 11 गुना 2 - 3, ठीक है, 11 दूनी 22 - 3 = 19। ठीक है,
19 और 2 गुना 11 प्लस 19 माइनस 1, ठीक है। 19 माइनस यानी 2 गुना 30 माइनस 1 यानी कि 60 माइनस 1 इक्वल टू 59। और इसी तरह से जो दूसरा संबंध है वो है 8, 13 और 41 का, ठीक है। निम्नलिखित श्रेणी में दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 3, 15, 38, 78, 141, 235, 370, ठीक है। तो 3, 15 यानी 3 प्लस 12 करेंगे तो 15, 15 प्लस 23 करेंगे तो 38, 38 प्लस 40 करेंगे तो 78, 78 प्लस 63 करेंगे तो 141, 141 प्लस 94 करेंगे तो 235, 235 प्लस 135 करेंगे तो 370, ठीक है। 370 प्लस 370 प्लस 182 करेंगे तो 552, और 552 प्लस 241 करेंगे तो 793, ठीक है। और यहाँ पर सभी क्या है 11 और 6 मतलब 2-2 अंकों के अंतराल पर लिए गए हुए हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे संबंध से पहले संबंध है। चमगादड़, चित्कार और कंगारू। यानी मैं आपको बता दूं कि पशु बोली संबंध दर्शाया गया है। चमगादड़ की बोली को चित्कार कहा जाता है और उसी प्रकार कंगारू की बोली को खुरखड़ाना कहा जाता है। अगला है यदि वर्जन को 17, 12, 12, 16, 21, 22, 5 के रूप में और टेयरफुल को 15, 18, 91, 54, 223 के रूप में कोडित किया जाता है तो लॉलिटी को कैसे कोडित किया जाएगा। तो इसे जो है यानी मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है, यानी नंबर के अनुसार इसे जो है वो कोडबद्ध किया गया है। यानी कि जैसे भी जो है 22वें स्थान पर आता है, ठीक है। तो भी 17 प्लस 3 करेंगे तो 22, ये 5वें स्थान पर ये आता है। तो इसी तरह से इसे जो किया अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार माइनस प्लस में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लॉलिटी को है तो इसे हम लोग 28, 17, 12, 94, 0, 8, 9, ठीक है। 28, 17, 12, 94, 0, 189। निम्नलिखित श्रेणी में दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह का 11, 17, 28, 51, 96, 187, 368, ठीक है। तो 11 प्लस 6 17, ठीक है। 17 प्लस 11 28, ठीक है। 17 प्लस 11 28। इसी तरह से हम सभी को कर देंगे तो यहाँ पर जो है वो 731। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से पहली संख्या 6, 24 और 14, ठीक है। तो 6, 24 और 14 है, ठीक है। तो 6 गुना 2 का स्क्वायर यानी 6 गुना 4 तो 6 चौका 24, ठीक है। उसी तरह से 14 है तो 14 गुना 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 14 गुना 2 का क्यूब, स्क्वायर नहीं 2 का क्यूब, ठीक है। तो 14 गुना 2 का क्यूब यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। 14 8 112। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो जो पैटर्न को पूर्ण करेगी वो है ये आकृति। अगला है अरविंद और विश्वनाथ अपने हॉस्टल से एक ही समय पर निकलते हैं। क्रमशः 30 किलोमीटर घंटा और 60 किलोमीटर घंटा की चाल से खेल के मैदान में पर जाते हैं। यदि खेल के मैदान पर पहुंचने के विश्वनाथ की तुलना में अरविंद 20 मिनट अधिक समय लेता है तो उनके हॉस्टल के खेल के मैदान की दूरी कितनी है। तो माना कि हॉस्टल में खेल की मैदान की दूरी क्या है 1 किलोमीटर घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे x/30 माइनस x/60, ठीक है। यानी 1/3 20 मिनट इक्वल टू 20/60, 20/60 इक्वल टू 1/3 घंटा, ठीक है। यानी कि 2x माइनस
2x माइनस एक्स बटा 60, ठीक है, इक्वल टू 1/3, ठीक है, 1/3 इक्वल टू x बटा 60 इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल टू 60/3 यानी कि 20 किलोमीटर घंटा। नीचे दिए गए 4 शब्दों के में से 3 एक निश्चित प्रकार समान और एक भिन्न है, भिन्न विकल्प का चयन करें। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि अराजकता, कलह और उथल पुथल कन्वेंशन समान अर्थ दर्शाते हैं, ठीक है। तो जो इसमें सामंजस्य है जो विपार्थिक शब्द है। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। 7 गुना 96/8 प्लस 39 माइनस 25 इक्वल टू 70। तो यहाँ पर इसको हम सीधा कर सकते हैं, 7 गुना 96, ठीक है, भागा 8 माइनस 39 प्लस 25 इक्वल टू 70। 84 माइनस 39 प्लस 25 इक्वल टू 70 यानी 109 माइनस 39 इक्वल टू 70 यानी कि 70 इक्वल टू 70, ठीक है। तो जो यहाँ पर चिन्ह बदल दिए जाएंगे वो प्लस और माइनस के। और वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो में किसी शब्द के सही उच्चारण करने में या किसी शब्द को मैं सही से नहीं बोल पाई या कहीं मैं कुछ गलत बोल दी तो उसके लिए मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। पर मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं जो कोशिश करती हूँ इसलिए करती हूँ कि मेरा कोशिश आप लोगों को सफल करे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों तक पहुँच रही है और आप लोगों को पसंद आ रही है। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।